फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और अपने चैप्टर नंबर 1 को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। देखिए, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया होगा। लिंक पर जाकर के फॉर्म को फिल करिए, तो आपको जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों की पृथ्वी के ऊपर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। जहां पर चित्र में देखिए, एक आपके सामने बकरी है। ये घास को खाती है। ये जो शेर जैसे जंगली जानवर है, इनका भोजन ये बकरी जैसे शाकाहारी पशु है। यानी कि क्या होता है, अब देखिए, अगर घास बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो भी इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो ये शाकाहारी पशु इस घास को नियंत्रित कर रहे हैं। और अगर ये शाकाहारी पशु बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये घास वगैरह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इनकी संख्या को ये जो मांसाहारी पशु हैं ये नियंत्रित कर रहे हैं। अगर हम लोग एक छोटी मधुमक्खी को देखें तो ये क्या करती है, पौधों को प्रजनन में, उनके वृद्धि में, विकास में योगदान करती है। यानी ये पूरा का पूरा जो तंत्र है आपस में जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया कि ये जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पर एक छोटा सा बैक्टीरिया भी एक ब्लू व्हेल को प्रभावित करता है। सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इसी तंत्र का हम लोग भी हिस्सा है। यानी कि हम लोग चाहे ऑक्सीजन ले, जो चाहे पानी पिए, हम लोग इसी तंत्र पे निर्भर हैं और इसी का एक हिस्सा है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो वन होते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने वन है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। वन क्या है, ध्यान रखिए हमेशा, प्राथमिक उत्पादक है, जिसके ऊपर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, प्राथमिक उत्पादक कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो प्राथमिक उत्पादक आपके वन हो गए। अब देखिए, हम लोगों के देश में एक बहुत ही खास बात है कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है। यानी बहुत सारे, आप देखिए, हमारे देश में अलग अलग तरह के जीव जंतु आपको मिल जाएंगे। तो लगभग विश्व की जितनी भी प्रजातियां, जितने अलग अलग तरह के जानवर, पशु पक्षी वगैरह हैं, उसका लगभग 8% हमारे देश में पाया जाता है। देखिए, हम लोगों ने जो जैव विविधता है इसके लिए संकट खड़ा कर दिया है। हम लोगों ने नगरों का विकास किया, जिससे कि जंगली जानवरों के रहने की जगह खत्म होने लगी। जल को प्रदूषित कर दिया, वायु को प्रदूषित कर दिया, शिकार वगैरह बहुत बढ़ गया। और इसकी वजह से जैव विविधता संकट में आ गई है। बहुत से जीव जंतु हैं जो नष्ट हो चुके हैं, बहुत से हैं जो नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं। तो ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। यानी कि जो जीवों के जीव हैं वो आगे बढ़ते रहे, ये जीव लगातार जन्म लेते रहे। क्यों, कारण क्या है इसके पीछे, मैंने ऑलरेडी बताया, हम सब जुड़े हुए हैं। अगर एक तरह के जीव नष्ट हो रहे हैं तो बाकी जीवों के ऊपर भी संकट गहराता जा रहा है। तो देखिए, जो 1960 1970 का समय था, इस समय पे हमारे देश में पर्यावरण संरक्षक जो थे, उन्होंने मांग उठाई कि राष्ट्रीय जो वन्य जीव सुरक्षा है, इसको लेकर के कार्यक्रम बनाए जाएं। यानी वन्य जीवों की रक्षा की जाए। तो इसी वजह से भारत में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। याद रखिए, वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या था कि वन्य जीवों का जो आवास है उसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। एक सूची प्रकाशित की गई कि किन किन वन्य जीवों को हमें बचाना है, कौन से संकट में है, उसकी एक सूची प्रकाशित की गई। और इन संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए इनके शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। वन्य जीव आवासों का को कानूनी रूप से रक्षा दी गई। यानी कि वन्य जीव जो आवास है, जहाँ पे जानवर रहते हैं, वहां पे आप लकड़ियां नहीं काट सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्रावधान बनाए गए। और इसके साथ ही जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगाने की दिशा में काम हुए। जैसे लोग शेर की खाल बेचते हैं, और इस तरह के जो व्यापार है, इसको रोकने के लिए भी काम हुए। इसके साथ ही हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की, वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी वगैरह बनाई। तो आप सेंचुरी वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह घूमने जाते रहते होंगे, इन सब की स्थापना की गई। इसके साथ ही देखिए, कुछ ऐसे जीव थे जो बहुत ज्यादा संकट में थे, तो इनको लेकर के विशेष प्रावधान किए गए। जैसे कि कुछ विशेष प्रोजेक्ट लाए गए। जैसे कि इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बहुत ज्यादा सफल रहा है।
तो हम इस तरह के जीवों में शामिल थे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जिसमें आ जाता है स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। इसके साथ ही 5 एशियाई शेर और भी कई सारे प्राणी, ये सब उसमें शामिल थे, उस लिस्ट में शामिल थे जिनकी विशेष रूप से रक्षा करना थी। और भी फिर कुछ जीव जंतु हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिनके शिकार वगैरह पे प्रतिबंध लगाया गया जिससे कि इनको बचाया जा सके। अब देखिए हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की। तो देखिए जो बाघ है वन्य जीवों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 1973 में अधिकारियों ने यह पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित जो 55,000 थी, वहां से घट करके 1827 रह गई है, यानी केवल 1827 बाघ बचे। इसका कारण क्या था? इनका शिकार करना। कई जगहों पे बाघ की जो हड्डियां होती हैं उससे औषधि बनाई जाती थी आयुर्वेदिक। फिर जनसंख्या तेजी से बढ़ी मनुष्य की, इनके बाघों के लिए जो भोजन है वो कम हो गया। ऐसे कई सारे कारणों से इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी और ये आज विलुप्त होने के कगार पे है। अब देखिए 1827 बचे, यानी कि अगर इनको संरक्षण नहीं दिया गया तो जल्दी ही हम जो बाघ देखते थे वो समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए भारत और नेपाल में दुनिया के 2/3 बाघ निवास करते हैं, यानी कि टोटल के 2/3 भारत और नेपाल में रहते हैं। तो इन्हीं देशों में जाहिर सी बात है संरक्षण की भी ज्यादा जरूरत थी। तो इसी वजह से 1973 में एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे कि हम अपने इन टाइगर्स को बचा सके। तो बाघ संरक्षण देखिए हम केवल एक संकटग्रस्त जाति को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम पूरे के पूरी जो यहाँ पे कह लीजिए पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है हम उसको बचा रहे हैं। तो अब इसके लिए जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सरिस्का है, असम में मानस है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ये सब वो वन उद्यान है जो बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। देखिए अब हमारे देश में जैव विविधता से संबंधित जो कार्यक्रम बनते हैं उनका लक्ष्य होता है कि पूरी की पूरी जैव विविधता की रक्षा की जाए। यानी ऐसा नहीं है कि केवल हाथी को बचाना है या केवल किसी विशेष मछली को बचाना है, ऐसा नहीं है। इसके बजाय उस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु हैं सबकी रक्षा करना हमारा लक्ष्य बन गया है। इसी वजह से 1980 और 1986 में जो वन्य जीव अधिनियम है 1980 और 1986, इसके तहत बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं, जो ड्रैगन फ्लाई है, उन सबको भी संरक्षण वाली लिस्ट में डाला गया। यानी इन छोटे जीवों को भी महत्व मिला। और 1991 में जो पौधे की 6 प्रजातियां थी, यानी 6 तरह के पौधों को भी इस लिस्ट में डाला गया। तो यानी अब हम धीरे धीरे कंसंट्रेट कर रहे हैं पूरी की पूरी जैव विविधता को बचाने पर। अच्छा देखिए ये जो वन और वन्य जीव संसाधन है क्या है, इन्हें मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कहीं पर राज्य सरकार का अधिकार है तो कहीं पर केंद्र सरकार का, और जो समुदाय होते हैं यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कुछ ही क्षेत्रों पे अधिकार होता है। तो देखिए एक तो आरक्षित वन होते हैं, तो देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी देश में जो 50% से अधिक वन क्षेत्र है वो आरक्षित है। तो जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, यहाँ इसके लिए आरक्षित वन जो है उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए इनको आरक्षित घोषित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वन है, वन्य जीव प्राणी है। फिर आते हैं रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का लगभग 33% हिस्सा, 1/3 जो हिस्सा है वो रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और फिर अवर्गीकृत वन है, अन्य सभी प्रकार के वन यानी जो इसमें ऊपर आरक्षित और रक्षित में नहीं आते हैं, और जो बंजर भूमि है, वन है, ये सब आ जाती है अवर्गीकृत वन में। यानी देखिए अवर्गीकृत मतलब क्या होता है, जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो 2 तरह के वन हो गए, आरक्षित और रक्षित। अब जो वन ना आरक्षित है ना रक्षित है वो हो गया अवर्गीकृत। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन हमारे देश के किन हिस्सों में मिलते हैं। देखिए जो आरक्षित और रक्षित वन है ये ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है।
यानी इन सब चीजों के बचाव वगैरह के लिए इन आरक्षित वनों का इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आरक्षित वन और रक्षित वन इन दोनों को ही स्थायी वन क्षेत्र कहते हैं, यानी ये दोनों मिलकर के स्थायी वन क्षेत्र कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्थायी वन है वो सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जितने वन है उसके 75%, 75% हिस्सा कैसा है, स्थायी वन क्षेत्र का है, यानी या तो वो आरक्षित है या रक्षित है। इसके अलावा फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वन का एक बड़ा अनुपात है, यानी राजस्थान वगैरह में रक्षित वन ज्यादा मिलेंगे। जबकि अगर हम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की बात करें और गुजरात के एक बड़े वन क्षेत्र की बात करें तो ये अवर्गीकृत है, यानी ना रक्षित है ना आरक्षित है। अच्छा देखिए, एक चीज और, जो ये आपके हो गए अवर्गीकृत वन हो गए, जो पूर्वोत्तर के, गुजरात के, इनको अधिकतर जो वहां के लोकल समुदाय है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। अच्छा देखिए, जो समुदाय है, हम लोग सोचते हैं जहां पर लोग होंगे वहां पे वन क्षेत्र का विनाश कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखा जा रहा है कि जो स्थानीय समुदाय है वो अपने नेचर से, अपने आसपास की सराउंडिंग से प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझते हैं कि हमारा जीवन इन्हीं सारी चीजों पे, इन्हीं पशु पक्षियों पे, इन्हीं जीव जंतुओं पे और इन्हीं वनस्पतियों पे निर्भर है। तो जो लोग यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में मेंस लिखेंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस कम्युनिटी डेवलपमेंट का आपका पूरा एक टॉपिक होता है। तो देखिए, जो स्थानीय समुदाय है उन्होंने क्या है, कई जगहों पे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में वो जुटे हैं, और क्योंकि वो समझते हैं कि दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताएं इन्हीं वन क्षेत्रों से पूरी होंगी, तो स्थानीय समुदाय अधिकारियों को सहयोग कर रहे हैं। देखिए, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत ये मांग कर रहे हैं कि वहां पे जो खनन वगैरह हो रहा है उसको बंद कराया जाए, यानी जो अभी हम लोगों ने देखा था वन्य जीव रक्षण अधिनियम, उसी के तहत सरिस्का के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे खनन जैसी गतिविधियां बंद हो। कई जगहों पे तो लोग खुद आगे आ गए हैं, यानी सरकार को पीछे कर दिया है, सरकार से कह रहे हैं आप इस क्षेत्र में कुछ नहीं करेंगे, और वो खुद आगे आ गए हैं। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकम को सेंचुरी घोषित कर दिया, यानी इन लोगों ने इसको सेंचुरी खुद से ही घोषित कर दिया, और इनके यहाँ पर खुद के नियम कानून है जिसके अंतर्गत आप ना शिकार कर सकते हैं, इसके अंदर जो बाहरी जीव हैं, सॉरी जो बाहरी लोग हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस पूरी सेंचुरी में, जिससे कि यहाँ पर शिकार ना हो, कोई बाहरी घुसपैठ ना हो। देखिए, हमारे हिमालयी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन। इसके तहत क्या है, जो वनों को काटा जा रहा था उस पर रोक लगाने के लिए बहुत ही जोरदार मांग हुई, जोरदार आंदोलन हुआ, और आखिर में लोगों की मांग को माना गया। लेकिन इसमें केवल इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जो लोकल कम्युनिटी थी उसने वही थी जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल किया दोबारा से वनों को लगाने में। तो पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा कि जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं वनों की, उसके इस्तेमाल करके दोबारा से वनों को लगाया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि जो पारंपरिक तरीके की कृषि है उसकी मांग सिर से तेज पकड़ रही है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो लोग अपने पुराने तरीकों पे लौट रहे हैं। जैसे कि टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने जो है, इसने ये दिखाया कि बिना रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के हम अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं और आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा हटके कि सिक्किम जो है वो हमारे देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरह से जैविक कृषि कर रहा है, यानी कि वहां पर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके साथ ही देखिए, भारत में क्या है, अब धीरे धीरे समुदाय आधारित वन संरक्षण जोर पकड़ रहा है, यानी कि अब समुदायों को भी शामिल किया जा रहा है वन संरक्षण के कार्यक्रम में। तो इसकी शुरुआत देखिए कब हुई औपचारिक रूप से, यानी कि ऑफिशियली ये कब शुरू हुआ, 1988 में, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो स्थानीय लोग हैं
वो वहाँ के अधिकारियों के साथ मिलके वन संरक्षण के लिए काम करते हैं। अब देखिए, स्थानीय भाषा है, उसमें आसपास के लोगों को समझाना, जो स्थानीय लोग हैं वह वहाँ के इकोसिस्टम से भी परिचित होते हैं, जीवों से परिचित होते हैं। तो वो जब अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम होता है। और बदले में यहाँ के जो ये लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, इनको वन से संबंधित कुछ उत्पाद, जैसे गैर इमारती जो वन उत्पाद है, वो सब इनको अवेलेबल हो जाते हैं। फल है, फूल है, ये सब ये ले जा सकते हैं। तो यानी ये कम्युनिटी बेस्ड जो डेवलपमेंट है, जहाँ पर सरकार और वहाँ के लोकल लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इससे हमारा वन संरक्षण अभियान काफ़ी सफल हुआ है। तो ये फ्रेंड्स, हम लोगों का वन और वन्य जीव संरक्षण के ऊपर जो चैप्टर था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अपनी अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे।